आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज में हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गुजरात से बड़ी खबर। बनासकांठा में भीड़ ने पुलिस वन अधिकारियों पर भी हमला किया है। पुलिस वन राजस्व विभाग के 47 अधिकारी इसमें घायल हुए हैं। 36 अधिकारी अंबाजी सिविल अस्पताल में भर्ती हैं। 11 अधिकारी पालनपुर सिविल अस्पताल में रेफर किए गए हैं। आपको बता दें कि गुजरात में बनासकांठा जिले के पड़लिया गांव में लोगों की भीड़ द्वारा किए गए हमले में पुलिस के साथ ही वन राजस्व विभाग के कम से कम 47 अधिकारी घायल हो गए हैं। तो आपको बता दें कि 11 अधिकारी पालनपुर सिविल अस्पताल में रेफर किए गए हैं। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि बनासकांठा में भीड़ ने पुलिस के साथ वन विभाग के कर्मचारियों पर भी हमला किया है। 47 अधिकारी घायल हुए हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि गुजरात से खबर, जहां पर बनासकांठा में भीड़ ने पुलिस के साथ अन्य अधिकारियों पर भी हमला किया है। 47 अधिकारी इसमें घायल हुए हैं। 36 अधिकारी अंबाजी सिविल अस्पताल में भर्ती हैं। 11 अधिकारी पालनपुर सिविल अस्पताल में रेफर किए गए हैं। तो गुजरात के बनासकांठा में भीड़ ने पुलिस वन विभाग के अधिकारियों पर हमला कर दिया है, यानी कि भीड़ यहां पर पूरे तरीके से उग्र होती नजर आई है। आपको बता दें कि अधिकारियों ने यह भी बताया कि घायलों में से 36 को अंबाजी सिविल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जबकि 11 को बेहतर इलाज के लिए पालनपुर सिविल अस्पताल भेजा गया है। हालांकि उन्होंने हमले के कारणों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से ग्रामीणों की तरफ से हमला किया गया है, इसमें कई ऐसे अधिकारी जो कि घायल हुए हैं। बनासकांठा में भीड़ ने पुलिस के साथ वन अधिकारियों पर भी हमला किया है। पुलिस वन राजस्व विभाग की बात करें तो कई अधिकारी घायल हुए हैं। 36 अधिकारी बाजी अस्पताल में भर्ती हैं। 11 अधिकारी पालनपुर अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। की जमीन है, वहां पर नर्सरी और प्लांटेशन का काम चालू था। काम के दौरान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीमें वहां पर मौजूद थी। काम जब चल रहा था तब करीबन 2:30 बजे के आसपास अंदाजित 500 से भी ज्यादा लोगों ने ये टीम पर हमला किया है, जिसमें 47 जितने लोग इजाग्रस्त हुए। हाल में 11 लोग पालनपुर में रिफर किए गए और बाकी जो अधिकारी और कर्मचारी है हाल में अंबाजी हॉस्पिटल में सारवार ले रहे। सभी की जो मेडिकल कंडीशन है अभी स्टेबल है। और पुलिस ये जो हमला किया वो प्री प्लान्ड और कोऑर्डिनेट लग रहा था। करीबन 500 से भी ज्यादा लोगों ने पत्थर, गोफन और धनुष और तीर कामठा से ये हमला किया था। हाल में पुलिस एफआईआर और आगे की जो भी कार्यवाही करने की प्रक्रिया है वो प्रगति में है। तो चलिए आगे बात करते, जहां पर देश भर में आज 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम की मुख्य अतिथि होंगी। ये राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025, ऊर्जा संरक्षण पर राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता 2025 के विजेताओं को सम्मानित करेंगी। इस बार पुरस्कारों में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ में कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी नई श्रेणी भी यहां पर शुरू की गई है। केंद्रीय विद्युत, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल, विद्युत राज्य मंत्री श्री नाइक, इसके अलावा सचिव पंकज अग्रवाल के अलावा तमाम यहां पर इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो देखिए यहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम में शामिल होंगी, जहां पर आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर पुरस्कार वितरण भी करेंगी। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस आज जिसमें पहुंचेंगी राष्ट्रपति, विज्ञान भवन में कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस का उद्देश्य ऊर्जा संरक्षण, दक्षता के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना, देश की उपलब्धियों को जागरूक करना है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस विज्ञान भवन में इसको लेकर कार्यक्रम आयोजित होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम में शामिल होंगी। तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, राज्य मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। तो अब चलिए आगे बात लखनऊ की करते, जहां पर यूपी वक्फ संपत्ति पंजीकरण में देश में पहले स्थान पर है। अब तक 92,832 वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन पूरा। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की 86,347 संपत्ति दर्ज।
शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की 6,485 संपत्तियां रजिस्टर्ड की गई हैं। शिया वक्फ संपत्ति के पंजीकरण में लखनऊ अव्वल रहा है। सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में बाराबंकी आगे रहा है। सुन्नी वक्फ संपत्तियों में बाराबंकी अव्वल, जहां पर केंद्र सरकार ने पंजीकरण की तिथि 6 महीने बढ़ाई। बड़ी खबर, यूपी वक्फ संपत्ति पंजीकरण में देश में पहले नंबर पर। अब तक 92,832 वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। आपको यह भी बता दें कि शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की 6,485 संपत्तियां रजिस्टर्ड हुई हैं। शिया वक्फ संपत्ति के पंजीकरण मामले में लखनऊ अव्वल रहा है। सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्ति में बाराबंकी अव्वल रहा है। तो सुन्नी वक्फ संपत्तियों में बाराबंकी अव्वल यहां पर रहा है। केंद्र सरकार ने पंजीकरण की तिथि 6 महीने बढ़ाई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर यूपी वक्फ संपत्ति पंजीकरण में देश में पहले स्थान पर रहा है। अब तक 92,832 वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन पूरा हुआ है। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की बात करें तो रजिस्ट्रेशन यहां पर हुआ है। वही आपको ये भी बता दें कि शिया वक्फ संपत्ति पंजीकरण को लेकर भी अब यहां पर पूरे तरीके से ब्यौरा लिया जा रहा है। सुन्नी वक्फ संपत्तियों में अव्वल रहा है बाराबंकी। आगे बात करते हैं बस्तर सांसद महेश कश्यप, जहां पर उन्होंने क्षेत्र की बेहतर कनेक्टिविटी, समग्र विकास के लिए एक क्रांतिकारी पहल की है। उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से जगदलपुर में से लेकर विशाखापट्टनम, दिल्ली, कोलकाता, उड़ीसा के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की मांग की है। सांसद का यह कहना है कि मजबूत रेल कनेक्टिविटी से पर्यटन, व्यापार, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। रेल मंत्री ने आश्वासन भी दिया है कि 2 महीने में भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित होगा। तो सांसद महेश कश्यप ने इसे संसद के शीतकालीन सत्र में प्रमुखता से उठाया। साथ ही युवाओं के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना का महत्व भी बताया। मोदी जी के बस्तर के बदलते हुए बस्तर के लिए, जैसे नक्सलवाद, माओवाद के खात्मे को हम बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में बस्तर के विकास के लिए आवाजाही कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के चलने वाली डबल इंजन की सरकार के साथ हम लोग रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ रेल सुविधा का विस्तार के लिए भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। और अभी शीतकालीन सत्र के बीच में माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से मिलना हुआ और हमारी जो बस्तर को रेलवे कनेक्टिविटी की दृष्टि से जो 4 रेल लाइन स्वीकृत हुआ है, जिसमें से दिल्ली राजारा रावघाट रेल लाइन का लगभग अभी कुछ दिन के बाद वहाँ भूमि पूजन होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुख्य अतिथि में भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि किसी भी देश का ताकत, किसी भी देश का नेतृत्व तो युवाओं के हाथ में रहता है और युवा चाहे तो देश को बना सकता है, बदल सकता है। युवा के दम पे हम अंग्रेजों से भी लड़ाई लड़के हमने आज़ादी पाई है। एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजनाओं के माध्यम से राष्ट्रभक्ति, देश सेवा और समर्पण भाव से काम करने के लिए एक एनएसएस जो राष्ट्रीय सेवा योजना का काम संचालित होता है और 12वीं से कॉलेज के स्टूडेंट वहाँ भाग लेते हैं। तो मैंने मांग रखा है बस्तर क्षेत्र में भी राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से हमारे युवाओं को जोड़ा जाए। बस्तर के तो अब चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर लखनऊ में सूचना और जनसंपर्क विभाग के निदेशक विशाल सिंह की अध्यक्षता में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित हुई है। कार्यशाला में विभाग की भूमिका को अधिक प्रभावी बनाने, कार्यप्रणाली में एक रूपता लाने, साथ ही प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, उपलब्धियों को भी यहां पर पूरे तरीके से परख ढंग से जनता तक पहुंचाने पर भी जोर दिया गया है। निदेशक सूचना ने कहा है कि सूचना विभाग सरकार और जनता के बीच में विश्वास का सेतु है। नकारात्मक, भ्रामक खबरों पर भी निगरानी, आधुनिक तकनीक के उपयोग, व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश दिए गए हैं। अपर निदेशक ने यहां पर सक्सेस स्टोरी के माध्यम से भी प्रचार पर बल दिया है। तो सूचना विभाग एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित, जहां पर सूचना विभाग के निदेशक ने निर्देश दिए, भ्रामक खबरों पर निगरानी के आदेश जारी किए गए, सरकारी योजनाओं का प्रचार करने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। जो भ्रामक खबरें हैं उन पर निगरानी रखने के निर्देश भी जारी किए हैं। सक्सेस स्टोरी को लेकर भी जनसंपर्क मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है।
तो ये जो कार्यशाला हुई है इसमें कई बातों का जिक्र यहाँ पर किया गया है। सूचना विभाग के निदेशक ने दिए हैं निर्देश, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकारी योजनाओं का प्रचार करने के निर्देश यहाँ पर दिए हैं। साथ ही जो भ्रामक खबरें हैं उन पर निगरानी के आदेश भी जारी किए गए हैं। तो सक्सेस स्टोरीज से जनसंपर्क मजबूत करने पर भी जोर दिया है कि जो सक्सेस स्टोरी होती है लोग उन्हें ज़्यादा पसंद करते हैं, मोटिवेट उससे होते हैं। सूचना विभाग के निदेशक ने यहाँ पर कई ऐसे निर्देश दिए हैं। सरकारी योजनाओं का प्रचार करने के निर्देश भी उनकी तरफ से दिए गए हैं। तो भ्रामक खबरों पर निगरानी के आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही सक्सेस स्टोरी से जनसंपर्क मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है। सूचना विभाग एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित ये हुई है, जिसमें निदेशक की तरफ से भी, यानी सूचना विभाग के जो निदेशक है उनकी तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि सरकारी जो योजनाएं हैं उनका प्रचार किया जाए। इसके साथ ही जो भ्रामक खबरें हैं उनकी निगरानी की जाए। इस तरीके की खबरों से माहौल खराब होता है, इसको लेकर भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। सक्सेस स्टोरी जो कि लोगों को काफी मोटिवेट करती है, इसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा उस पर भी जोर दिया जाए। अब चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर अखिलेश यादव के हैदराबाद में दिए गए बयान पर सियासी प्रतिक्रिया अब तेज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार में व्यवसायिक शिक्षा कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बयान को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए ऐसे वक्तव्य जनता को भ्रमित करने वाले हैं, ये भी कहा है। बीजेपी प्रवक्ता संजय चौधरी ने कहा है कि अखिलेश यादव तथ्यहीन आरोप लगाकर राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि प्रदेश की जनता सच्चाई जानती है और ऐसे बयानों को गंभीरता से नहीं लेती है। समय खातों से अखिलेश जी के कि उनके शासन में नौकरियां निकलती थी, तो नौकरियों के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री हमेशा उसकी चर्चा करते हैं कि भाई भतीजे वसूली के निकल पड़ते थे। हाँ, जोड़ा होगा, लेकिन शायद इसीलिए अपराध बड़ा होगा। कितना अपराध था, कितना माफिया करती थी, कितने बड़े बड़े गुंडे माफिया गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल पैरेलल सरकारी चलती। उनके समय में कैसी टेक्नोलॉजी थी, कैसे उनके सिस्टम थे, कैसे एजुकेशन में पूरी व्यवस्था को उनकी सरकार ने हैंग करने का काम किया। बच्चों तक अप्रोच नहीं थी, साधन नहीं पहुंचते थे, शिक्षा के क्षेत्र में लगातार पीछे थे और नकल माफियाओं का राज था। उनकी तकनीक ये थी कि उस समय नकले बोर्ड पर नकले बोल करके हुआ करती थी। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन में जब दिनेश जी डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री थे, नकल माफिया की कमर तोड़ने का काम मुख्यमंत्री नेतृत्व में दिनेश शर्मा जी ने करने का काम किया। आज पारदर्शी परीक्षाओं की व्यवस्था, समय से परीक्षाओं की व्यवस्था और सही समय रिजल्ट, और सही समय भी उन परीक्षाओं के माध्यम से, जब एक जमाना था उनके समय खातों से अखिलेश जी के कि उनके शासन में नौकरियां निकलती थी, तो नौकरियों के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री हमेशा उसकी चर्चा करते हैं कि भाई भतीजे वसूली के निकल पड़ते थे। हाँ, जोड़ा होगा, लेकिन शायद इसीलिए अपराध बड़ा होगा। कितना अपराध था, कितना माफिया करती थी, कितने बड़े बड़े गुंडे माफिया गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल पैरेलल सरकारी चलती थी। जिन लोग अभी अल्लाह मियां को प्यारे हुए हैं, उन लोगों की पैरेलल सरकारें प्रदेश के अंदर चलती थी और अखिलेश जी उनकी सरकार बेबस हुआ करती थी। 70% नहीं तो 95%, 98% गन्ने का भुगतान हुआ है। एथेनॉल को आदरणीय नितिन गडकरी जी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लेकर के आए और एथेनॉल के कारण से शुगर मिलें भी संपन्न हुई हैं, शुगर मिलें भी सक्षम हुई हैं। किसान का गन्ने का भुगतान भी सही समय पर हो रहा है, यानी किसान भी खुशहाल है। ओवैसी के गृह जनपद हैदराबाद से अखिलेश यादव का बयान अफसाना भर है, जबकि हकीकत में उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से निकलकर रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बन गया है। दंगे, दंगाई, धमकियां और माफियाई के दौर को पीछे छोड़कर उत्तर प्रदेश निवेशकों का पसंदीदा प्रदेश बन गया है। अखिलेश यादव के कार्यकाल में 2012 में 5,676 दंगे बढ़ते बढ़ते 2016 में जब अखिलेश का कार्यकाल समाप्ति की ओर था, तब उत्तर प्रदेश में दंगों की संख्या 8,018 तक पहुंच गई थी। अखिलेश यादव के दौर में उत्तर प्रदेश जापानी एंसेफेलाइटिस से बच्चों के मरने वाले प्रदेश के तौर पर जाना जाता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश मुस्कुराते हुए बच्चों की कहानी कह रहा है। यही नहीं, एमबीबीएस के आज उत्तर प्रदेश में 12,000 से ज्यादा छात्र प्रतिवर्ष पढ़कर डॉक्टर बन रहे हैं। ओडीओपी के माध्यम से उत्तर प्रदेश का हर जिला आज आर्थिक विकास की कहानी कह रहा है, जबकि यही जिले वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया के तौर पर जाने जाते थे। अखिलेश जी, आज आप
फसाने की नहीं, बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश की हकीकत की बात कीजिए। अखिलेश यादव जी, हैदराबाद में जाकर आप झूठ के गुब्बारे फुलाकर वहां की जनता को तो भ्रमित कर सकते हैं, वाहवाही लूट सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता के मस्तिष्क में आपके शासनकाल की स्मृतियां अभी भी जीवित हैं। अभी भी उत्तर प्रदेश की जनता को याद है कि किस तरीके से 2012 से 17 के बीच हर तीसरे दिन उत्तर प्रदेश में दंगे हुआ करते थे, किस तरीके से यहाँ की कानून व्यवस्था की लचर स्थिति के नाते निवेशक आना नहीं चाहते थे। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा लगातार खतरे में रहा करती थी, महिला अपराधों की बाढ़ आई हुई थी। आप मेट्रो का झूठा गुणगान जरूर कर सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को याद है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में केवल अमौसी से लेके चारबाग तक आपने एक ट्रायल किया था मेट्रो का, वो भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 67% सहयोग से वो मेट्रो बन रही थी, जिसको पूरा करने का काम उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। आप तमाम टेक्निकल बातें भी करते हैं, तकनीकी क्षेत्र से जुड़ी हुई चीजों की बातें करते हैं, लेकिन आप बताइए कि डायल 100 हो या जो पुलिस की रिस्पांस टाइम हो, अगर वो इतनी अच्छी थी तो अपराधी कैसे बच जाया करते थे, दंगाई कैसे बच जाया करते थे। तो अब चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। नए विधानसभा भवन में सत्र का आयोजन होगा। इस सत्र में कुल 4 बैठकें प्रस्तावित। सुबह 11 बजे से होगी सत्र की शुरुआत। पहले दिन छत्तीसगढ़ विजन 2047 पर चर्चा होगी। कार्यक्रम की अगर बात करें तो कांग्रेस ने पहले दिन की कार्यवाही का बहिष्कार किया है। विजन डॉक्यूमेंट पेश करने से पहले नहीं लिया है परामर्श। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विजन डॉक्यूमेंट पेश करने से पहले परामर्श नहीं लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। नए विधानसभा भवन में सत्र का आयोजन, जहां पर इस सत्र में कुल 4 बैठकें प्रस्तावित। इसके अलावा आपको बता दें कि सुबह 11 बजे से होगी सत्र की शुरुआत। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शुभम वर्मा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शुभम, अगर बात करें तो आज से सत्र की शुरुआत, लेकिन यहाँ पर हंगामे के पूरे आसार। पंकज जी, आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन है और पहले बार रविवार को ही विधानसभा रखा गया है। नए रायपुर में बने एक नए विधानसभा में यह सत्र चलेगा। यह सत्र 17 तारीख तक चलेगा। 4 दिन का, मात्र 4 दिन का ही सत्र है ये। इसमें सदन में करीब छत्तीसगढ़ विजन पर चर्चा होगी। खास बात यह है कि इस चर्चा को, सदन को आज के दिन को कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया है। आज कांग्रेस आज के दिन शामिल नहीं होंगे। बिल्कुल शुभम, लेकिन ऐसे में देखिए बहिष्कार तो किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, लेकिन कुल मिलाकर बात करें तो कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव यानी कि चर्चा का इस बार विषय रहने वाले हैं, क्योंकि आज पहला ही दिन है और छत्तीसगढ़ के विजन 2047 पर चर्चा का सीधे तौर पर कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया है। जी, जैसे कल आज बहिष्कार, कल दूसरे दिन 15 तारीख को सदन रेगुलर चलेगा। इसमें लॉ एंड ऑर्डर, धान खरीदी, बिजली बिल और जमीन के मुद्दों पर हंगामे का आसार रहेगा। इस मुद्दों पर कांग्रेस विधायकों के साथ बीजेपी विधायक मंत्री भी सवाल पूछेंगे। कुल 628 सवाल पूछे जाएंगे मंत्रियों से। सवालों के जवाब देने होंगे। इस सत्र में सबसे अहम बात यह है कि धर्मांतरण के मुद्दे पर भी चर्चा संभव है। सरकार इस धर्मांतरण संशोधन विधेयक लाने की तैयारी में चल रही है। बिल्कुल शुभम, और देखिए क्योंकि 4 बैठकें सत्र के दौरान होंगी, ये भी सामने आ रहा है, लेकिन कुल मिलाकर अब जो चर्चा की बात है, सत्ता पक्ष तो इस चीज के लिए पूरे तरीके से तैयार है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि कोई भी विचार विमर्श उनके साथ में नहीं किया गया है और सत्र भी इतना छोटा है। जी, आप सही कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ सत्र के पहले दिन ही बहिष्कार किया गया है। इससे शीतकालीन सत्र के विपक्ष की पूरी तैयारी भी कर लिया गया है। पहले दिन ही विजन 2047 की चर्चा का बहिष्कार कर रहे हैं। विधायक दल की बैठक में, कांग्रेस विधायक दल की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। दूसरे दिन ही बिजली बिल, महंगाई भत्ता, कानून व्यवस्था, जमीन गाइडलाइन जैसे बहुत सारे अभी प्रदर्शन हुए थे, उस पर ऐसे अन्य मुद्दे हैं जिसमें कांग्रेस भाजपा को घेरेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शुभम वर्मा, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार।